गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें हम लोग पिछले 2 वीडियो दे चुके हैं। आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो जहाँ हम लोग इससे पहले पढ़े थे, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ओपन इकोनॉमी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू वन इकोनॉमी, यानी पूरे विश्व को एक इकोनॉमी में समा देना है, यानी सबको एक दूसरे से क्या करना है, जोड़ना है। यानी ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, है ना। तो आखिर यानी कि जितने भी कंट्री है, सबका अपना अपना जो इकोनॉमी है, सब जो अलग अलग बिजनेस कर रहा है, इन सबको क्या करना है, एक साथ जोड़ देना है, यानी इंटीग्रेशन कर देना, इंटरकनेक्शन कर देना सभी को। तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो आखिर ये ग्लोबलाइजेशन कैसे संभव है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है एमएनसी इसको करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे एमएनसी आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. एमएनसी में क्या होता है, एमएनसी में यानी कि उसका जो प्रोप्राइटर होता है कहीं और का होता है, प्रमोटर कहीं और का होता है, इन्वेस्टर्स कहीं और का होता है, मार्केटिंग कहीं और होता है ना, लेबर कहीं और होता है, प्रोडक्शन कहीं और होता है। यानी कि सबको एक दूसरे के पास क्या करना रहता है, मूवमेंट होते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो यही तो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा यानी कि एमएनसी तो है ही है ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, जिसमें जनरली क्या करता है, तो ये गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ यानी ये जो गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी है, इसके साथ ही साथ एक और वे है जिसके तहत हम लोग एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ सकते हैं। वो है क्या, मूवमेंट ऑफ पीपल। यानी कि besides the movement of goods, service and investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between countries. तो ये है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन तो कहता है, ये ग्लोबलाइजेशन जो जिस कारण हो पाया, तो क्या क्या ऐसा फैक्टर्स है जो इस ग्लोबलाइजेशन को क्या क्या यानी कि आगे बढ़ाने में मदद किया, यानी कि किस किस कारण से ग्लोबलाइजेशन संभव हो पाया, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इनेबल द ग्लोबलाइजेशन, है ना। यानी कि हम लोग जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंटीग्रेशन करना चाहिए, यानी ग्लोबलाइजेशन कर दी है, वो किस कारण संभव हो पाया, द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी, है ना। आज के डेट में ये जो टेक्नोलॉजी यानी रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए आज के डेट में ये टेक्नोलॉजी जो बढ़ रहा है, इसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे देखिए, इससे पहले यानी कि बीपीओ, केपीओ, ये केपीओ क्या है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अमेरिका में क्या है, कोई एक व्यक्ति किसी 10-15 कंपनी का वर्क ले लेता है, ऑफिशियल वर्क वो ले लेता है, ठीक है। अब वो उतना काम कर तो नहीं पाता है, लेकिन उसको वहाँ का रेम्युनरेशन हाई है। और इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लो है। यहाँ का के व्यक्ति को 10,000 20,000 का भी जॉब नहीं मिलता है। तो वो व्यक्ति जो वहाँ पर हायर रेट में वहाँ का जॉब ले चुका है, उसको वो क्या करता है, ऑनलाइन इंडिया भेज देता है। और इंडियन व्यक्ति के पास क्या है, इंग्लिश का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है। अब वो उसके मेल पर भेज दिया, इसी वर्क को ये 10,000 20,000 में क्या क्या मंथली पर करके और उसको फिर ऑनलाइन फॉरवर्ड कर देता है। तो उसका काम भी हो गया, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी में यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। ये किसके कारण हो पाया, टेक्नोलॉजी के कारण। आज हम लोग ये देख लीजिए, ई कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये क्या है, घर बैठे अमेरिका से, जापान से, यूएसए से, कहीं से भी गुड्स मंगा लेते हैं, जितना आसानी हो सके, यानी कि बहुत कम दाम पर। यानी कि आप सोच लीजिए, कहाँ मुंबई कहाँ से हम लोग सामान मंगाते हैं, 30 रुपया 40 रुपया डिलीवरी कॉस्ट पड़ता है, 30 रुपया 40 रुपया डिलीवरी कॉस्ट पड़ता है। वो भी कभी कभी क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण, ये जो ट्रांसपोर्टेशन में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसके कारण। यानी कि क्या है, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस।
For instance, the past 50 years have been several improvement in transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. Next यानी कि factors that have enabled globalization में फर्स्ट फैक्टर क्या देखिए, टेक्नोलॉजी। सेकेंड फैक्टर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखिए अभी हाल फिलहाल में हम लोग को इंडिया का जो है सो चाइना से युद्ध चल रहा था, तो इस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किए, तो चीनी ऐप को बंद कर दिए। उसके साथ चीन के साथ जो व्यापार है यानी कि वहां से जो गुड्स आ रहे थे उन सब के ऊपर क्या किए, बंद कर दिए। तो अचानक बंद कैसे, यानी इंडिया जो करता है वो या कोई भी कंट्री जो करता है या डायरेक्ट डिनाई नहीं करता है जो हम आपसे गुड्स नहीं लेंगे। तो क्या होता है, दूसरे कंट्री से जो गुड्स आता है कोई मंगाता है, यानी कि यहाँ का बिजनेसमैन जो किसी दूसरे कंट्री से गुड्स खरीद करके लाएगा और इंडिया में बेचेगा, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट करना। तो उसको क्या होता है, बॉर्डर पर टैक्स देना, यानी इम्पोर्ट करने में टैक्स देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं इम्पोर्ट टैक्स। अब कोई भी व्यापारी मान लीजिए वो विदेश से लाकर के इंडिया में क्यों बेचेगा, स्वाभाविक बात है उसको वहां पर सस्ता मिलता होगा। अगर वही गुड्स इंडिया में बनता प्रोडक्ट होता होगा और इंडिया से खरीद के वो बेचे तो उसको मान लीजिए महंगा मिलता होगा, लेकिन फॉरेन में वो सस्ता मिल जाता हो, इसलिए वो सोचा क्यों हम इंडिया से ले या क्यों मैन्युफैक्चर करें, विदेश से ही क्यों नहीं ला करके हम इंडिया में बेच लें, जो कम दाम पर ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पर इंपोर्ट रेट बढ़ा दी, यानी इंपोर्ट का टैक्स रेट जो है वो क्या किया, बढ़ा दिया। तो गुड्स महंगा हो गया, यानी कि अब जैसे ही गुड्स महंगा हो जाएगा तो उसके रिलेटिवली सस्ता मिलेगा क्या, इंडियन गुड्स, तो व्यक्ति नहीं लेगा वो, ठीक है। तो ये है, तो ये चीज भी डिपेंड करता है, यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, लिबरलाइजेशन का मतलब ये जो दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड बैरियर है उस बैरियर को क्या करना, कम करना है ना, उसमें रिलैक्सेशन देना, उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाना है ना। तो गवर्नमेंट ये करता है, तो गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट टैक्स को क्या करती है, एज ए ये ट्रेड बैरियर के रूप में यूज करती है, जो हमको किसी भी दूसरे कंट्री से, यानी कि डिसाइड करता है जो किसी दूसरे कंट्री से कौन सा गुड्स कितने मात्रा में खरीदना है, लेना है। जब वो खरीदना चाहेगा है ना, गवर्नमेंट को उसका जरूरत होगा तो टैक्स रेट यानी इंपोर्ट रेट कम कर देगा। जब सोचेगा जो नहीं हमको ये चीज बहुत ज्यादा अपने है, हम नहीं वहां से ये चीज मंगाना चाहते हैं, या फिर ये गुड्स हमारे कंट्री के लिए हार्मफुल साबित होगा इकोनॉमिकली, तो उस पर इंपोर्ट रेट बढ़ा देता है। यानी कि टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप। गवर्नमेंट कैन यूज trade barrier to increase or decrease foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country, है ना। यानी removing barriers or restrictions set up by the government is what is known as liberalization। तो ये liberalization यानी कि ये मेनली दो फैक्टर हैं, एक टेक्नोलॉजी और दूसरा लिबरलाइजेशन। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं, यानी कि कम्प्लीटली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यानी फैक्टर्स दैट हैव इनेबल द ग्लोबलाइजेशन, तो पहला फैक्टर्स हम लोग देखें टेक्नोलॉजी, दूसरा फैक्टर्स है लिबरलाइजेशन, थर्ड फैक्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आपको ये ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही तरीके से इम्पैक्ट करती है। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में ये जो लिबरलाइजेशन करने का काम करता है, यानी दो कंट्री के बीच में जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसको कम करने का, ये अपना रूल वहां पर देता है, कहता है जो आपका जो अपना कंट्री का रूल है उसको नहीं एक दूसरे का नहीं ग्लोबलाइज अगर करना है तो कुछ इंटरनेशनली रूल बनाए गए हैं जिसको फॉलो करना है। यानी कि WTO इज ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed। यानी कि ये WTO जो है सो रूल बनाती भी है, लागू भी करती है और इस बात को ऑब्जर्व भी करती है जो ये कंट्री यानी कि जो एक दूसरे कंट्री से इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है ये वो इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाल ही में यानी कि 2016 में नजदीक देखा गया जो जितने भी कंट्री है वर्ल्ड में उसमें से 165 कंट्रीज इस WTO के मेंबर हैं। यानी कि इसका मेंबर होने जैसे ही हो गए हैं तो इसका रूल रेगुलेशन इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये WTO, यानी कि ये 3 मेनली फैक्टर्स हम लोग देखें। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, है ना। दूसरा देखिए हम लोग लिबराइजेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ द बैरियर्स रेस्ट्रिक्शन बिटवीन 2 कंट्रीज, है ना, फॉर इंटरनेशनल यानी फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट यानी कि WTO establishes rules and always see that the countries always the rule or not, है ना। तो ये 3 क्या है मेनली फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड जो आपको ग्लोबलाइजेशन को क्या करते हैं, इनेबल्ड करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी ये जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम लोग ज्यादा गए हैं, तो इंडियन इकोनॉमी पर इस ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले ये वर्ल्ड में, यानी ये वर्ल्ड की मैप है अगर मान लीजिए, तो यानी कि ये इंडिया एक दूसरे सभी कंट्री से कनेक्ट हो गया है। यानी कि अभी जो हम लोग WTO देखे, जैसे WTO में 165 कंट्रीज उसका मेंबर है, यानी कि इंडिया का कनेक्शन उन सभी कंट्रीज से ट्रेड के साथ हो चुका है। तो इसके साथ क्या, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया में। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है मोनोपोली ऑफ पावर ऑफ MNC, यानी कि इंडिया में जो है अब क्या हो चुका हुआ है, MNC कंपनी का मोनोपोली हो चुका है। यानी इंडियन कंपनी अपना मार्केट में, डोमेस्टिक कंट्री में, यानी जो इंडिया की कंट्री है वो, मतलब इंडिया का जो कंपनी है वो इंडियन मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है जितना कि मोनोपोली हो चुका है MNCs का। जैसे कि जस्ट लाइक देख लीजिए, आप बाइक में ही करते हैं तो देखिए बजाज इंडिया की कंपनी है ना। अभी हीरो इंडिया का हो चुका है, लेकिन यानी ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन इससे पहले हीरो और होंडा अलग था। तो ये हीरो होंडा एक में था, तो उस समय में उसका वर्चस्व अभी भी होंडा का देख लीजिए। तो ये यानी कि मोनोपोली पावर ऑफ MNC इसके कारण हो चुका। फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो चुका है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिफ्ट वाइज काम होता है ना। अब यहाँ पर मशीन के द्वारा ज्यादा कैपिटल यूज करते हैं हम लोग, शिफ्ट वाइज वर्क करते हैं, यानी एक ही मशीन, एक ही फैक्ट्री को 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में चलाया जाता है। तो इससे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं। फिर टैक्स अवॉइडेंस, यानी पहले टैक्स का अवॉइड बहुत ज्यादा होता था, यानी अब ये टैक्स अवॉइडेंस जो है सो इजियर नहीं हो चुका है ना। आपको टैक्स ज्यादा रेवेन्यू हो चुका है। फिर कहता है इंक्रीज कैपिटल एंड लेबर मोबिलिटी, यानी कि अब इसमें क्या हम लोग देखे थे, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में MNC क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, है ना। यानी कि एक कंट्री का व्यक्ति दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट ला करता है, तो इंक्रीज कैपिटल बढ़ा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री व्यक्ति जाता है, लेबर जाता है, लेबर मोबिलिटी होता है। फिर इकोनोमाइज ऑफ स्केल, यानी कि जिस लेवल पर हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं वहां पर उस स्केल पर क्या हो गया, वहां का खर्च कम हो गया, कम खर्च पर ही क्या होने लगे, प्रोडक्शन होने लगे। फिर ग्रेटर कंपटीशन, यानी कि वहां हम लोग क्या देखे, इससे पहले भी पढ़े थे हम लोग, ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ही ग्लोबलाइज होती है, एक दूसरे कंट्री में जाती है, तो छोटे छोटे कंपनी को क्या करती है, खरीद लेती है, या फिर उसके कंपटीशन को आसानी से देता है। तो ये ग्रेटर कंपटीशन और इंक्रीज ट्रेड, यानी कि अब जो कोई भी कंट्री, होम कंट्री में ही वो अपना गुड सर्विस सप्लाई करता था, अब ये ग्लोबलाइजेशन के कारण किसी फॉरेन कंट्री में भी तो अपने कंपटीटर को कम्पीट कर सकता है, और फॉरेन कंट्री में भी वो आसानी से अपने गुड्स और सर्विस को बेच सकता है। तो ये हुआ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इन लिटरल अगर हम लोग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया देखते हैं, तो फर्स्ट क्या देखते हैं, जो पिछले 20 साल में इंडिया में जो MNC ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ही कहीं ज्यादा हुआ है, ठीक है। यानी MNC हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 years, व्हिच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम, जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल था। अब देखिए ये कैसे, तो वो MNC इंडिया में क्या किए हैं, सेल फोन का, ऑटोमोबाइल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बैंकिंग, ये सब का इंडस्ट्री और सर्विस प्रोवाइड किए हैं इंडिया में, है ना। अब इस सबका क्या है, इंडिया में बहुत ही ज्यादा बायर है, यानी इस प्रोडक्ट का, सेल फोन का, ऑटोमोबाइल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, बैंकिंग जैसे कि यस बैंक, ये सब क्या है, फॉरेन बैंक ही है। तो ये सब का बहुत ज्यादा कंज्यूमर है इन इंडिया में, और इस इंडस्ट्री में, इस सर्विस में क्या हुआ, न्यू जॉब भी मिला है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके कारण दूर हुए हैं। साथ ही साथ कुछ लोकल कंपनी जो है इसको क्या करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करती है, यानी कि उसका भी सेल बढ़ गया। यानी कि अल्टीमेटली अगर देखते हैं तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है इंडिया को क्या क्या है, बेनिफिट ही दिया है। कैसे, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कैपिटल आया है,
ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, जिसमें वो लोग इंटरेस्टेड थे, खास करके ये सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सब है ना। और क्यों? क्योंकि इन सब का इंडिया में जो है सो लार्ज बायर है। और फिर क्या कहते हैं, ये ऐसा इसमें इसके साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पर इंडस्ट्री जो लगे, सर्विस जो ये प्रोवाइड करते हैं, तो जॉब भी मिला, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर हुए। और इसके बाद फिर लोकल कंपनी को भी इससे क्या हुआ, फायदा हुआ। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग, यानी फर्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो बहुत ऐसे टॉप इंडियन कंपनीज है जिसको भी ये यानी कंपटीशन के थ्रू से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है ना। यानी कि वो नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, न्यू प्रोडक्शन मेथड रेज किए हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ा है। इसके कारण उसको यानी कि बहुत सारे ये इंडियन कंपनी ने क्या किया, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किए। जैसे देखिए इंडिया कैश एक एटीएम जो हम लोग देख रहे हैं, वो क्या है, कोलैबोरेशन है। वो इंडिया कैश एटीएम जो है वो टाटा का है। टाटा का कोई बैंक तो नहीं, एटीएम किसका होता है, बैंक जिसका होता है उसका, लेकिन टाटा का तो बैंक नहीं है। लेकिन फिर भी ये बैंक सबके साथ क्या किया, कोलैबोरेशन कर लिया है, इससे उसको बेनिफिट मिलता है ना। यानी कि कहता है सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन. They have invested in newer technology and production methods and raised their production standards. Some have gained some success from success collaboration with foreign companies. आज के में देख लीजिए, मारुति सुजुकी का जो गाड़ी है ना, मारुति है इंडिया का और सुजुकी है जापान का, ये ज्वाइंट वेंचर है इन लोग का, है ना। यानी मोर एवर ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड some large Indian companies to emerge as MNC themselves. यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडियन कंपनी भी बहुत ऐसे हैं जो MNC बने, जैसे टाटा मोटर्स। अब टाटा की गाड़ी देख ली, ऑटोमोबाइल्स की है पूरे, जैसे कि जगुआर, लैंड क्रूजर, ये सब क्या है, सब टाटा का ही है ना। रैनबैक्सी मेडिसिन का है ना। एशियन पेंट्स देखते हैं, इतना सुंदरम फास्टनर्स, ये सुंदरम फास्टनर्स है ना, नट बोल्ट बनाती है, नट बोल्ट, है ना। ये सब कुछ ऐसे इंडियन कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड अपना प्रोडक्शन क्या करती है, बेचती है वर्ल्ड वाइड, है ना। तो ये यानी कि इम्पैक्ट हम लोग देखे हैं ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर पड़ा। देखिए सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ये हम लोग क्या देखे, जो ग्लोबलाइजेशन से जहाँ तक कि बेनिफिट तो हुआ है ना, लेकिन इसके साथ साथ जो अनस्किल्ड लेबर है, जो छोटे छोटे कंपनीज है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है, वो सफर किया है, उसको लॉस हुआ है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है ना। तो कहता है एक फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये चीज जो ये ओवरऑल सभी को क्या करे, बेनिफिट पहुंचाए। यानी कि व्हाइल ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड वेल ऑफ कंज्यूमर्स एंड आल्सो प्रोड्यूसर विथ स्किल, एजुकेशन एंड वेल्थ, many small producers and workers have suffered as a result of rising competition. ये हुआ। तो कहता है क्या, फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। यानी कि फेयर ग्लोबलाइजेशन कब माना जाता है, जब वो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी लाता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, यानी कि स्मॉल कंपनीज हो या लार्ज कंपनी हो, है ना, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, स्किल लेबर हो या अनस्किल्ड हो, है ना, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी लाता है। एंड इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, और इस बात को आश्वस्त करता है इसकी बेनिफिट, यानी ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट होगा उसमें सभी की हिस्सेदारी होगी। तो ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।